आइए बच्चों, अब हम कुछ अन्य क्रियाकलापों के द्वारा अन्य अपघटन अभिक्रियाओं को देखते हैं और करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अपघटन का मतलब है कि किसी भी एक पदार्थ से या अभिकारक से उसके मिले हुए तत्वों को अलग कर देना। जो जो उसमें तत्व मिले हुए हैं उनको अलग करना, ये कहलाता है अपघटन। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्रियाकलाप के द्वारा। जैसे कि एक प्लास्टिक का हम मग लेते हैं। प्लास्टिक का मग सबने देखा होगा बच्चों। और इसमें रबड़ की दो नीचे इसकी तली जो होती है मग की, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मग में नीचे तली में इधर पे हम होल कर देंगे, छेद कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, दो डॉट लगा देंगे रबड़ के। अब इन दोनों छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिए जाते हैं, जैसा कि चित्र 1.6 में। अब इसमें दोनों देखिए, आप ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, आपको एक कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं और इन दोनों का एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्शन कर दिया जाता है, इनको जोड़ दिया जाता है बैटरी के द्वारा। मग में इतना पानी भरते हैं कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए, केवल बस डूब जाए, बाकी और ऊपर ना रहे। इतना ही पानी डालें कि ये इलेक्ट्रोड जो कार्बन के हमने इसमें डाले हैं वो केवल डूब जाए। अब देखते हैं कि मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। तनु सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 की कुछ बूंदें हम डाल देते हैं। जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख देते हैं। देखिए, ये परख नली जो आपको दिख रही हैं, जहाँ ऊपर ऑक्सीजन लिखा हुआ है और एक साइड लिखा हुआ है जल और एक साइड लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो ये दोनों कांच की बनी हुई होती हैं और पतली होती हैं। इनको इन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख देते हैं। अब आगे देखें, उसमें डूब जाए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। जल से भरी 2 अंशांकित, इसमें पानी भरा हुआ रहता है इन परख नलियों में, इनको उल्टा रख देते हैं, जिससे कि परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख देते हैं। अब विद्युत धारा, अब जो हमने बैटरी लगाई थी, यहाँ से हम विद्युत धारा, ये जो बैटरी है ये 6 वोल्ट की है, यहाँ से हम विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करेंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर तक, अब ये पूरा जो उपकरण है इसको हमने यहाँ से बैटरी को ऑन करके, ये देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, एक एनोड का काम कर रहा है और दूसरा कैथोड का काम कर रहा है। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस, यानी ये जो एनोड है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगी, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रहेगी। तो अगर हम देखें तो जो एनोड है वो क्या है, प्लस है। यहाँ पे आपको चिन्ह शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये प्लस है, और ये कैथोड है तो ये माइनस है। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस परख नली में ऊपर, और एनोड पर ऊपर ऑक्सीजन। देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखेगी कुछ देर के लिए। लेकिन हम पहले इस विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद इस उपकरण को कुछ देर के लिए इसी प्रकार से छोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों पर हम कुछ देर के बाद जब देखते हैं तो ऊपर बुलबुले हमको नज़र आने लगते हैं। कुछ बुलबुले दोनों परख नलियों में ऊपर की ओर आ जाते हैं नली में, और नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। मीन्स उतना पानी नीचे आ जाता है और ऊपर जो परख नली है वो खाली दिखने लगती है। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान होता है, ये हम पता लगाएंगे। क्या जब दोनों परख नलियाँ गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लेते हैं। हम ये नॉब सहित इनको हटा लेंगे बाहर की तरफ। जब दोनों परख नलियों से गैस से भर जाएं तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लेते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नली के मुंह पर, अब क्या करेंगे, धीरे से ज़रा सा खोलेंगे और दोनों परख नलियों के मुंह पर क्या लेके जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे और इन गैसों की जांच करेंगे कि कौन सी गैस इनके अंदर है। तो इसमें क्या हमको ध्यान रखना है, इसमें हमको
एक दो सावधानियां बहुत ज़रूर बरतनी है। दोनों स्थितियों में क्या होता है ये एक तो ध्यान रखना है, दोनों परख नलियों में कौन सी गैस है। तो जिस परख नली में ऑक्सीजन गैस होती है यानी एनोड वाली, ये आप देखेंगे कि ये और जो मोमबत्ती जब इसके पास जाती है तो जलती हुई, तो ये और मोमबत्ती जो है वो और तेज जलने लगती है। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस के पास उस परख नली के पास उस मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है कुछ देर के बाद। तो हम इस प्रकार से पता लगा लेते हैं कि कौन सी यानी कैथोड वाली परख नली में हाइड्रोजन गैस थी और एनोड वाली परख नली में ऑक्सीजन गैस थी। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम एक महत्वपूर्ण तथ्य देखें या इसका जो हम पूरा निष्कर्ष निकालें तो हम क्या पाएंगे कि कैथोड पर एकत्रित हाइड्रोजन गैस का आयतन मीन्स इस गैस का आयतन, हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस से 2 गुना होगा, क्योंकि जल के अणु में, जल का सूत्र क्या होता है, जल का संकेत क्या होता है, H2O। तो अगर हम देखें तो इसमें H कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो आयतन है वो ऑक्सीजन के आयतन से 2 गुना होता है, क्योंकि जल का यानी ऑक्सीजन का केवल एक ही अणु होता है और हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा अपघटन या दूसरी अपघटन की विधि। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लिया गया है। उसका रंग क्या है ये देखना है। एक चाइना डिश, ये देखिए आपको चाइना डिश इसमें दिखाई गई है। एक चाइना डिश में इसको रख लेते हैं। मीन्स ये कांच की एक छोटी सी बाउल जैसी या कटोरी जैसी होती है और इसमें हमको क्या रखना है, सिल्वर क्लोराइड। इस अभिक्रिया में या इस प्रयोग में या इस क्रियाकलाप में क्या बताया गया है, इस क्रियाकलाप में सूर्य के प्रकाश की सूर्य का जो प्रकाश होता है वो रासायनिक अभिक्रिया का कारण कैसे बन सकता है, इस चीज़ को, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या सिल्वर क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश का क्या महत्व है या ये किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है या किस प्रकार से ये इसमें भाग लेता है। तो आइए देखते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश श्वेत रंग का, सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। जैसे ही इस डिश के ऊपर धूप पड़ती है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसे रंग का होता है, सिल्वर क्लोराइड कैसे रंग का होता है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे कलर का यानी कि धूसर रंग का हो जाता है। फिर क्यों हो जाता है ये धूसर रंग का, क्योंकि इसने सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाते हैं जिसके कारण इसका रंग जो है वो धूसर हो जाता है। इसके बाद इसमें दिखाया भी गया है 2AgCl जो कि सॉलिड रूप में है। सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ा तो 2Ag मतलब सिल्वर, 2Ag सिल्वर अलग हो गया और सॉलिड रूप में ही रहेगा ये, और क्लोरीन Cl2 ये भी गैस रूप में अलग हो जाता है जिसके कारण इसका रंग जो है वो धूसर हो जाता है। यही प्रक्रिया सेम इसी प्रकार की अभिक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड भी करता है। तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा सेम। इस पूरी अभिक्रिया का उपयोग किस में करते हैं हम, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है या ब्लैक एंड वाइट जो फोटो बनते हैं उसमें इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसी को आप वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी प्रकार के अगर कोई उदाहरण दिए जाते हैं तो आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में यानी जो अपघटन की अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा या तो प्रकाश या तो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों में से किसी भी अभिकारक को उसमें उपस्थित उत्पादों या तत्वों में तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा या तो प्रकाश या तो विद्युत
का उपयोग, जैसे कि अपन ने देखा था कि उसमें मग में डाल के विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे। फिर दूसरा अपन ने देखा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो डाला जा रहा है। तो इसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या तो उन्हें ताप दिया जाएगा या प्रकाश दिया जाएगा या विद्युत से ऊर्जा दी जाएगी या विद्युत उसमें प्रवाहित की जाएगी, जिससे वो इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अपने अपने तत्वों, मतलब उसमें जितने भी तत्व मिक्स होते हैं वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इन पदार्थों को या जो ये पूरी प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, इस कारण से इसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा जो है वो या तो विद्युत के रूप में या तो प्रकाश के रूप में अवशोषित की जाती है, उसे बाहर नहीं निकाला जाता, उसको अवशोषित कर लिया जाता है या अपने अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है। आगे हम देखते हैं अब है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए नाम से स्पष्ट फिर हो रहा है। विस्थापन मीन्स कोई भी तत्व या कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ अगर हम एक जगह से उठा करके और दूसरी जगह पर रख दें तो वो क्या कहलाने लगता है, वो उसका विस्थापन कहलाने लगता है। और विस्थापन करना मतलब किसी भी पदार्थ या किसी भी तत्व या किसी भी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देना। या जैसे आप लोग ट्रैवल करते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, आप एक समय पे जाते हैं और वापस आप लोग स्कूल आते हैं और फिर एक समय के बाद शाम को 4 बजे 4:30 बजे अपने अपने घर पे लौट जाते हैं। और तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका विस्थापन नहीं कहलाएगा। लेकिन कोई भी पदार्थ अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो विस्थापन कहलाता है। आइए देखते हैं इसे। लोहे की 3 कीलें लेते हैं हम, इसे उन्हें मतलब रेतमाल से एकदम वो जो पेपर बताया था मैंने उससे एकदम साफ कर लेते हैं रगड़ के। अब एक को नाम देते हैं ए और दूसरे को देते हैं बी, दोनों को चिन्हित भी कर देते हैं। 2 परख नलियाँ लेते हैं, प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन लेते हैं। 2 कीलों को धागों से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी में कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डला रहने देते हैं। जब इसको डला रहने देते हैं और एक कील को हम बाहर ही रखते हैं, जब इसको हमने डला रहने दिया, अब 20 मिनट के बाद जब हम इसको निकालेंगे दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लेते हैं। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। जो कॉपर सल्फेट का देखिए ये परख नली है कांच की और इसमें दोनों कीलों को डाला गया है। अब इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन यानी कि CuSO4 का विलयन डाला गया है। धागे से 2 कीलों को बांध दिया गया है साफ करके और लोहे दोनों कीलें जो हैं वो लोहे की हैं और इसको एक स्टैंड पर, इस परख नली को एक स्टैंड पर लगा दिया गया है। इसको लगभग 20 मिनट तक हम इसमें डला रहने देंगे। जब हम 20 मिनट तक इसको डला रहने देंगे उसके बाद हम इनको बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालेंगे तब हम क्या देखते हैं, परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन की तीव्रता नीले रंग में, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो हम देखेंगे तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डार्क नीला होता चला जाता है। तो ये क्यों हुआ, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना में बाहर रखी कील दोनों से करते हैं तो जो बाहर कील रखी रहती है वो एकदम चमकीली। आगे देखिए आपको डायग्राम में आगे भी दिखाया गया है कि ये जो कील है बी, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई है और लोहे की कील है और ये इस साइड वाली लोहे की ही कील है। तो ये बाहर रखी रही और इसको हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ए कॉपर सल्फेट का विलयन जो कि ब्लू आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें, और ये जो परख नली स्टैंड अभिक्रिया मिश्रण जो बी का वाला था जिसमें बी वाली कील को डाला गया था। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था वो कैसा हो गया है, वो एकदम नीला हो गया है। क्यों हुआ है नीला, लोहे की कील का रंग भूरा
क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला क्यों पड़ गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया को देखते हैं। ये क्या है आपका आयरन Fe सॉलिड रूप में प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसमें क्या हुआ, इसमें से कॉपर अलग हो जाता है, Cu अलग हो जाता है, आयरन सल्फेट के साथ मिल जाता है, या जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है आयरन। तो आयरन जब इसकी जगह लेता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है वो हमारा बाहर विस्थापित हो जाता है। इस पूरी अभिक्रिया को, क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ली है और कॉपर को अलग कर दिया है, तो ये कहलाएगा आयरन सल्फेट। और अगर पूछा जाएगा तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। ये पूरी अभिक्रिया जो है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट की विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये जिंक के साथ दिए गए हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसमें जिंक जो है वो कॉपर को अलग कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। आगे के आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, आप इनको करके देखें। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगी। नेक्स्ट है हमारा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। कॉपर को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट हमारी चीज़ जो है वो है द्विविस्थापन। अभी अपन पढ़ रहे थे केवल विस्थापन। विस्थापन में क्या हो रहा था कि एक पदार्थ या एक पदार्थ जो है वो दूसरे पदार्थ या दूसरे तत्व को, एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को हटा के और खुद उसकी जगह ले ले रहा था, तो वो हो जा रही थी विस्थापन क्रिया। अब हमको पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल और केवल तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब एक तत्व दूसरे से आयनों को लेगा और अपने आयन दूसरे तत्व को देगा। आइए इसको देख लेते हैं। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय होते हैं। इस अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ, जैसे कि अभी जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन मिल रहा था हमको, उसका रंग नीला हो रहा था, और दूसरी वाली साइड में अगर हम देखें तो श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण हो रहा था, जो कि अगर हम उसको कुछ समय तक के लिए अगर हमने उसको ऐसे ही सिंपल बिना हिला डुलाए रख दिया तो क्या होगा, तो जो नीचे एक जमा हुआ हमको सफ़ेद रंग का पदार्थ मिलेगा वो अवक्षेप कहलाता है। और ये पूरी अभिक्रिया जिसमें ये अवक्षेप प्राप्त हो रहा है वो अवक्षेपण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सोडियम सल्फेट, यहाँ देखिए अवक्षेपण की अभिक्रिया को समझ लेते हैं। Na2SO4 किसका सूत्र होता है, सोडियम सल्फेट। सोडियम मीन्स Na2 और SO4 सल्फेट। किससे करेंगे, बैरियम क्लोराइड BaCl2। क्या मिलेगा हमको, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और यहाँ क्या बचा है, सोडियम, तो 2NaCl, ये हमको मिला सोडियम क्लोराइड। तो इसने बेरियम ने सोडियम को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, और ये जो हमारा पदार्थ बचता है वो क्या कहलाता है, वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। केवल ये विस्थापित कर देगा, एक दूसरे को, सोडियम बेरियम को करेगा और बेरियम सोडियम को कर देगा। ऐसा क्यों होता है, बेरियम ने सल्फेट की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है।
जो कि दिखाया गया है, जो विलयन में ही रहता है। ये अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपने देखा कि सोडियम ने बेरियम को साइड में कर दिया, और मतलब साइड से करने से मतलब कि बेरियम की जगह सोडियम ने ले ली है और सोडियम की जगह बेरियम ने ले ली है, और जो नया पदार्थ या नया उत्पाद बनता है वो पदार्थ के अंदर ही उपस्थित रहता है अवक्षेप के रूप में। ये पूरी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो हमारी द्विविस्थापन की अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम देखें, आगे हमारा है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब ये कैसी अभिक्रियाएं हैं? तो इसमें हमको फिर दिखाना है, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यह काला पदार्थ क्यों बना? जो कॉपर का चूर्ण होता है, कॉपर मीन्स Cu का जो चूर्ण होता है, Cu चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर जो बनेगा उसकी जो परत कैसी हो जाती है? काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये ऑक्सीजन वातावरण से प्राप्त होगी। तो यहाँ देखें, 2Cu मीन्स कॉपर प्लस O2, साथ में इसको गर्म किया, यहाँ देखिए बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो 2CuO कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त हो जाता है। वापस से हमको कॉपर मिल जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो H2O यानी पानी बन के ये बाहर निकल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, और इसको केवल हमको गर्म करके ये चीज़ को करना है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना, किसी भी पदार्थ में अभिक्रिया के समय, लेकिन ऐसा नहीं कि कभी भी अभिक्रिया करते समय अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो वहाँ उपचयन की अभिक्रिया होगी, और अगर अभिक्रिया के ही समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है या वहाँ से उस पदार्थ से बाहर निकल रही है या उसका ह्रास हो रहा है या मतलब उसका नुकसान हो रहा है, वो कम हो रही है मात्रा, तो हम सीधे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी अभिक्रिया के मध्य में या अभिक्रिया के समय पर, अभिक्रिया जब हो रही है उस समय पर अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वो कहलाएगी उपचयन की अभिक्रिया। और अगर किसी समय में अगर अभिक्रिया के ही समय किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उसको हम कहते हैं अपचयन की अभिक्रिया। क्लियर हो गया बच्चों आपको? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वापस से समझा दूंगी। अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यह क्रिया अपचयन की होती है, या इसमें पदार्थ अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन की। तो ये क्या हुई? ये उपचयित हुआ ये पदार्थ, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अगर एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है और उसी में दूसरे पदार्थ का, या ऐसा भी लिखें कि अगर
अभिक्रिया के समय उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं? तो ये सिंपल सी बात है, पहले भी आपको बता दिया है कि किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो वो उपचयन की अभिक्रिया हो गई है, और किसी भी अभिक्रिया के दौरान ही किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो उसको हम अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। और इन दोनों को, अगर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि आइए देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2, जब हम इसे गर्म करेंगे Cu अलग हो जाएगा प्लस H2O पानी अलग हो जाएगा। एक साइड यहाँ देखिए अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, दूसरी साइड हाइड्रोजन में उपचयन की, क्योंकि इसमें H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसमें वृद्धि हो रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ होगी उपचयन की अभिक्रिया। और यहाँ पे इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, इसका मतलब यहाँ कमी हो रही है ऑक्सीजन की, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी अपचयन की अभिक्रिया। इसमें से देखिए आपको Cu केवल अलग हो गया है, जब Cu अलग हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे? Cu ने O को अलग कर दिया। और अगर हम इसमें देखें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में क्या हुआ है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये कहलाएगी अपचयन की अभिक्रिया, और ये कहलाएगी उपचयन की अभिक्रिया। तो इसको मिलाकर हम कहेंगे रेडॉक्स की अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसके कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ZNO जिंक ऑक्साइड, तो इसने किससे अभिक्रिया की है? इसने C से अभिक्रिया की है, और इसके साथ इसने जिंक को अलग कर दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ एक साइड ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दूसरी साइड पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जो आपका नेक्स्ट दिया गया है ये आप पढ़ के मुझे बताइएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब है हमारा अगला लेवल। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब पदार्थ का अपचयन होता है। जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो वह अपचयन की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने क्रियाकलाप पर, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु या ऑक्सीजन में दहन होता है, तब यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, इसका हम पता लगा के आपको मुझे पता लगा के इसको कमेंट करना है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्या आपने देखा है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं, या उनको अपन ने देखा है क्या? इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है आपके लिए संक्षारण। संक्षारण को आप लोग समझते हैं क्या होता है? संक्षारण मुख्य रूप से वह अभिक्रिया है जिसमें लोहे से बनी हुई किसी भी, ऐसा नहीं कि लोहे की ही, ये किसी भी धातु का संक्षारण हो सकता है। संक्षारण किसी भी धातु में हो सकता है, क्योंकि संक्षारण का मतलब है किसी भी धातु का नष्ट होना या उसका खराब होना। सीधा मतलब आप खराब होने से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब उन पर अगर उनको ऐसे ही हम छोड़ देते तो उन पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। लालिमा युक्त या लाल युक्त आप भूरे रंग की परत भी कह सकते हैं, ये चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जब हम नॉर्मल, जैसे कि अपन ने सबसे जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी अपन ने देखा था कि लोहे के तवे
कील को अगर हम बाहर आर्द्र वायुमंडल में अगर हम छोड़ देते हैं ऐसे ही खुला, तो उसमें एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। वो क्यों होती है? वही चीज़ अपन को यहाँ बतानी है कि प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जो लेडीज़ हैं वो पैरों में पायल या हाथों में जो चांदी की चूड़ी होती है वो पहने होती हैं, और कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि जो पैरों में जो पायल पहनते हैं, जो पाजेब पहनते हैं, वो वहाँ पे कुछ नीला हरा सा वहाँ पे स्पॉट बन जाता है जहाँ इन लोग पैर में पायल पहनते हैं। तो जब ये बन जाता है और जो चांदी होती है वो हल्की सी काली भी पड़ जाती है, आपने देखा होगा। तो ये क्या है? ये वास्तव में धातु का संक्षारण ही है। अगर हम पीतल को देखें तो पीतल में भी सेम चीज़ होती है। तांबा देखें, तांबे को भी देखें आप, कुछ दिन के बाद ये हल्का हल्का काला पड़ने लगता है। और इसको किस चीज़ से साफ़ किया जाता है? इसको हम नींबू, नमक, इन चीज़ों से साफ़ करते हैं। क्षार और अम्ल और क्षार मिक्स करके जब हम इसे साफ़ करते हैं तो ये साफ़ हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वापस वैसी ही हो जाती है। इसी प्रकार से जब लोहे में संक्षारण होता है, उसी प्रकार से अन्य धातुओं में भी संक्षारण होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होने लगती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण की अभिक्रिया कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। ये आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि आपके घर पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आपने तांबे के बर्तनों को देखा होगा, तो वो अगर उसमें ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहे या वो नमी के संपर्क में रहे तो वो हरी परत उनके ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही जो हमारी चांदी होती है, वो अगर उसको डेली बेसिस में या डेली यूज़ में पहने तो उसके ऊपर भी एक काली परत जमा हो जाती है, जो कि संक्षारण का सबसे अच्छा और आपको देखने के लिए भी आसानी से मिल सकता है, ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। तो ये संक्षारण मतलब किसी भी धातु का खराब होना या उसमें खराबी आ जाना। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत अधिक मात्रा में क्षति हो जाती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षति लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, और इसको हम अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में और अधिक मात्रा में जानकारी देंगे।